पिछली बार अपन ने क्या पढ़ा था उसका थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इधर देखो सब लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैंने क्या बताया आपको कि माना कि ये कोई अपन की मेटल की प्लेट है। बात मत करो यार, तुम दोनों अलग अलग बैठे करो, हैं तुम दोनों अलग अलग। भुवनेश आगे आ जाए, यहाँ बैठ जा। तो बात मत करो यार, हाँ कतई मत बोलो। देखो ये कोई अपन की मेटल सरफेस है। इस वाली मेटल सरफेस पर जब मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, और इस लाइट को मैंने क्या माना था, पार्टिकल नेचर की लाइट माना था इसको। मतलब मैंने फोटोन क्या करवाए थे, इंसिडेंट करवाए थे। यदि इन फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा थी और फ्रीक्वेंसी कितनी अपन की न्यू, और ये मेटल जो है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू टी एच है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी दे रखी है आपको, लैम्डा टी एच। अब आपको कंडीशन यदि ऐसी दी है कि ये जो अपन की इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी है अपन की ज़्यादा, या फिर ये इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है ये मेटल की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कैसी है अपन की कम। तो ऐसी यदि कंडीशन दे रखी है तो मैंने क्या बोला कि ये लाइट मेटल से किसको इजेक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। ऐसी यदि कंडीशन होगी तब। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो अपन के मेटल के अंदर से और सरफेस तक आ रहे हैं उनके लिए जो अपन की एनर्जी की जरूरत पड़ेगी वो कितनी अपन की, एच न्यू टी एच। तो इस वाली एनर्जी को बाद में मैंने क्या बोल दिया था, वर्क फंक्शन। क्या बोला था, वर्क फंक्शन। अब यदि इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी है वो इस एच न्यू टी एच से ज्यादा मिल जाएगी तो मैंने क्या बोला कि उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी को इलेक्ट्रॉन सरफेस तक आने के लिए यूज कर लेगा और बची हुई एनर्जी को किसकी फॉर्म में यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करेगा। तो उन दोनों का यूज करके मैंने आइंस्टीन की इक्वेशन निकाली थी। वो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी, एच न्यू इज इक्वल टू कितना था, एच न्यू टी एच प्लस कितना, के ई मैक्सिमम। ये के ई मैक्सिमम क्यों लिखा मैंने कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी लेके, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर जाए, इजेक्ट हो जाए। अच्छा, इजेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, काफी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके इस मेटल के इधर उधर क्या करता है, मोशन करता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, कॉलिजन करता है। साथ में कुछ मेटल पार्टिकल होते हैं उनसे भी क्या करता है, कॉलिजन करता है। तो एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। तो एनर्जी का लॉस इतना हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, मेटल के बाहर निकल ही नहीं पाता है। तो उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी अपन की, काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये काइनेटिक एनर्जी तो तब है जब इलेक्ट्रॉन अपन का एच न्यू टी एच एनर्जी के बराबर एनर्जी यूज करके क्या हो जाए, इजेक्ट हो जाए। उस वाली कंडीशन में जो मुझे एनर्जी मिलेगी उसको मैं क्या बोलूंगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो ये अपन की आइंस्टीन की इक्वेशन आ गई। और भी इसकी फॉर्म हो सकती है, देखो कैसे लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कितना, एस सी अपॉन लेमडा टी एच प्लस है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। या फिर इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, एच न्यू इज इक्वल टू कितना, 5 प्लस है काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। ये इसके 2-3 तरीके से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, आपको तो ये याद होना चाहिए बस। इसके बाद मैंने काइनेटिक एनर्जी की रेंज निकाली थी कि काइनेटिक एनर्जी कहां से कहां तक हो सकती है इलेक्ट्रॉन की। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी की अपन की रेंज आई थी वो आई थी 0 से और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तक। ऐसा क्यों होता है उसके लिए मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन बताया था। उसमें मैंने नंबर ऑफ फोटोन निकाले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे। तो जब एक्सपेरिमेंटली मैंने नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो मुझे पता लगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ फोटोन से कैसे थे अपन के, बहुत कम। तो कम क्यों थे, क्योंकि फोटोन जितने गिर रहे थे उतने फोटोन से उतने ही इलेक्ट्रॉन अपन के इजेक्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एनर्जी का अंदर क्या होता है अपन का, लॉस। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ।
पूछ लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें। चलो मुझे बताओ कि अभी तक जो अपन ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पढ़ा है उसमें अपन ने लाइट का कैसा नेचर माना था? पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर का मतलब है कि एनर्जी कंटिन्यूअस आ रही है या फिर बंडल की फॉर्म में आ रही है। बंडल की फॉर्म में आ रही है, ये एनर्जी आ गई फिर आ गई फिर आ गई, इस तरीके से कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं आ रही है। और अपन ने क्या माना था कि अपन का इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से एनर्जी ले सकता है और इलेक्ट्रॉन एक फोटोन से एनर्जी लेके बाहर निकल सकता है। मतलब एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है? एक। ये अपन ने माना था। अच्छा, मुझे कॉमन सेंस से ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन इस फोटोन से एनर्जी लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगेगा वो कैसा लगेगा? बहुत कम लगेगा। भाई फोटोन से एनर्जी ली, यदि फोटोन के पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? तुरंत बाहर निकल जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सपेरिमेंट से मुझे एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये अपन का कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, टाइम डिले प्रोसेस नहीं है। कैसा है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, मतलब तुरंत एनर्जी ली और तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो एक चीज मुझे ये भी समझ में आ रही है यहाँ पे। अच्छा, एक और बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रॉन जो अपन का बाहर निकल रहा है ये इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। टोटल एनर्जी पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है क्या? नहीं करता। तो किस बात पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ पर, या फिर मैं बोलूं किसी पर्टिकुलर फोटोन की एनर्जी पर डिपेंड करता है। ये अपन ने छोटी छोटी बातें सीख ली थी। तो यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। तो नोट डाल के एक दो बात और लिख लो। लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is a instantaneous process और साथ में लिख लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ए टाइम डिले प्रोसेस। टाइम डिले प्रोसेस। तो ये दो तीन बातें याद रखना। चलो अब इस पर अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। करो, लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। देखो, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड, द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड of the photoelectric effect of the photoelectric effect of a certain metal of a certain metal is a 2750 angstrom, 2750 angstrom. Then find क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। द वर्क फंक्शन ऑफ एमिशन, द वर्क फंक्शन of emission of electron from this metal. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, तीसरा लिखो। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ejected from the metal
while light with a wavelength of 1800 angstrom. एटीन हंड्रेड करो। बताओ क्या क्या चीज दे रखी है अपन को। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है मेटल की, और जिस वेवलेंथ की मैं लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं उसकी वेवलेंथ कितनी दे रखी है, 1800। अब प्योर कैलकुलेशन है, इसमें कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। कर लोगे? बताओ वर्क फंक्शन यदि निकालना है तो कितना हो जाएगा अपन का। ये हो जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा, किसमें, एंगस्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही एनर्जी है और ये क्या है, इसमें लैम्डा TH आ जाएगा बस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मैक्सिमम, तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी में से वर्क फंक्शन को अपन क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। स्पीड निकालनी है तो उसको किसके बराबर कर देंगे, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर कर देंगे। कर लोगे? चलो एक तो ये सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेशन मत करो, बस ऐसे ही लिख लो, इसको कंसेप्ट लिख लो बस। लिखो, लाइट क्वांटा विद ए सर्टेन, लाइट क्वांटा विद ए एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लाइट क्वांटा विद ए एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ejected photoelectron, ejected photoelectron from metal with work function 4.5 electron volt, work function 4.5 electron volt, find the maximum impulse, impulse पता है सबको, find the maximum impulse transmitted to the surface of the metal to the surface of the metal when each electron ejected when each electron ejected करो। अच्छा, इम्पल्स कहाँ पे पढ़ा है आपने,
11th क्लास में पढ़ा है ना सब, क्या होता है इम्पल्स? पी, पी क्या है? पी डेल्टा टी, क्या एफ डेल्टा टी? करो चलो। हम्म, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी निकाल ली मैक्सिमम? काइनेटिक एनर्जी नहीं निकाली, देखो। अरे जिन्होंने कर लिया वो दूसरा वाला क्वेश्चन करो, देख ले इधर। देखो लेमड़ा आपको दे रखा है, मतलब ये अपन की मेटल है और इस पर जो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस लाइट की आपको वेवलेंथ दी है, कितनी है? 1800 एंगस्ट्रॉन। और ये जो आपको मेटल दे रखी है, इस मेटल की जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो दे रखी है 2750। तो मेटल की आप लोग इस मेटल के लिए फाई की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? एच सी अपॉन किससे? लेमड़ा टी एस से। और ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी एनर्जी निकाल सकते हो किससे? एस सी अपॉन लेमड़ा से। तो अपन की आइंस्टीन की इक्वेशन क्या होती थी? एस सी अपॉन लेमड़ा इज इक्वल टू क्या होता था? फाई प्लस ए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। देखो फाई की वैल्यू यहां से निकाल ली, एस सी अपॉन लेमड़ा, ये इन दोनों वैल्यूओं को यहाँ पे पुट करना है, तो बताओ किसकी वैल्यू आ जाएगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। मैक्सिमम में तो क्या आ जाएगा? ये बी मैक्सिमम स्क्वायर। किसकी काइनेटिक एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। तो मास भी किसका आएगा अपन का? इलेक्ट्रॉन का। चलो दूसरा क्वेश्चन करो। देखो कंडीशन कैसी दी है कि ये आपको कोई मेटल दे रखी है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछा है कि इस पर लाइट इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? एमिशन होता है। तो उस वाली कंडीशन में इस इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम इम्पल्स क्या होगा? ठीक है, जो कि सरफेस को क्या किया जाता है? ट्रांसमिट किया जाता है। तो इम्पल्स अपन को पता है, आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि एफ डी टी जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इम्पल्स। ठीक है, और एफ डी टी को और अपन क्या बोल सकते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो इम्पल्स जो होता है वो किसके बराबर होता है अपन का? चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ये। मतलब मुझे इम्पल्स निकालना है, मतलब फाइनली मुझे क्या करना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके मोमेंटम में क्या निकालना है? मुझे चेंज निकालना है। अब मोमेंटम में चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल कंडीशन में मोमेंटम माइनस इनिशियल कंडीशन में। फाइनल कंडीशन कौन सी होगी? जब इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? एमिशन हो जाता है। और इनिशियल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कहां पर है? मेटल में। तो इस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? जीरो। तो मोमेंटम भी कितना होगा अपन का? जीरो। तो फाइनल कंडीशन में आप लोगों को स्पीड निकालनी है। कैसे निकालनी है? जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन में निकाली थी। ठीक है, करो। कर लोगे या करूं मैं?
इनिशियल कंडीशन में मोमेंटम कितना होगा, 0। फाइनल कंडीशन में कितना होगा, m इंटू बी। बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे अपन, काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, फिर वहां से क्या निकालना अपन को, बी निकालना है। और चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा, इम्पल्स के बराबर। और देखो इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लिखो क्वेश्चन। अब आंसर का पता नहीं, कर लेना कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन कर लेना, इसमें क्या कैलकुलेशन है और कुछ थोड़ी करना है। क्या बढ़िया कर ली, तो जो कर सही की होगी तो सही होगा। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। आपको दे रखा है, देखो लैम्डा इंसिडेंट दे रखा है आपको 1800 एंगस्ट्रॉन, और आपको दिया है जिस मेटल पर अपन का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उस मेटल का फाई आपको दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये कंडीशन आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है ये लिख के आगे क्वेश्चन लिखो, लिख लो ये वाली वैल्यू। देखो इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया ना आपको, क्या नहीं पढ़ाया, चल रहा है। इफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला is applied parallel to metal plate what would be the radius of the path, followed by electron ejected normally from the plate with a maximum energy। अब इधर देखो, ये मैंने आपको बताया थोड़ा थोड़ा अल्फा डेके जब बताया था तब, कि माना कि अपन का मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और अपन का कोई भी चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, इसमें जा रहा है अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की स्पीड जब आपस में परपेंडिकुलर होती है, तो मैंने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस चार्ज का जो पाथ होता है वो कौन सा होता है, सर्कुलर पाथ होता है। अब सर्कुलर पाथ होता है तो सर्किल की जो रेडियस होती है r बराबर एम बी अपॉन कितनी होती है, क्यू बी, ये मैंने बताई थी ना। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो जहां तक अपन ने क्वेश्चन किया बी निकालने तक तो अपन कर चुके हैं। अब आगे इसमें मुझे सिर्फ कितना सा करना है, रेडियस निकालनी है, क्योंकि क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्लेट से क्या नॉर्मली इजेक्ट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा अपन के प्लेट के पैरेलल। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे होंगे अपन के, परपेंडिकुलर। तो पाथ कैसा होगा इलेक्ट्रॉन का, सर्कुलर। तो जो सर्किल अपन की बन रही है उसकी मैक्सिमम रेडियस क्या होगी, ये वाली होगी, जब उसकी स्पीड कैसी है अपन की, मैक्सिमम। तो ये रेडियस की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले स्पीड निकालने तक तो करो आप लोग, स्पीड निकालने तक करो। बताओ स्पीड कैसे निकालेंगे।
आपको लेमडा इंसिडेंट दे रखा है, इसका मतलब फोटोन की जो एनर्जी वो कितनी हो जाएगी, एस सी अपॉन लेमडा, ये क्या अपन की इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, 12,400 अपॉन लेमडा एन एंगस्ट्रॉन, और ये किस में आ जाएगा अपन का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फाइनली जो मेरा फोटोन की एनर्जी आ रही है वो आ गई कितनी, ये रही, इतनी आ गई। बताओ इस फोटोन के कारण जो अपन का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन ये रही अपन की, और वर्क फंक्शन कितना है 2, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, हाफ एम पी मैक्सिमम का स्क्वायर। तो यहां से अपन क्या निकाल लेंगे, बी मैक्सिमम निकाल लेंगे। देखो बी मैक्सिमम आ जाएगा, और अपन को क्वेश्चन में पता है, दोबारा से देख लो कि ये प्लेट है, इसके पैरेलल ऐसे मैंने माना कि मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रॉन जो है प्लेट से नॉर्मली इस तरीके से क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों कैसे अपन के, परपेंडिकुलर। आगे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब भी कोई चार्ज की स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में कैसे मोशन करता है, सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, और जिस सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है उसकी रेडियस होगी एम बी अपॉन कितना, क्यू बी। ठीक है, ये वहां पे आपको निकलवाया जाएगा ये फॉर्मूला। तो अभी आप लोग याद रखें कि जिस सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा उस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, एम बी अपॉन क्यू बी। अरे कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, अब रेडियस आ गई तो और भी अपन इसमें अच्छे वाले क्वेश्चन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले कंसेप्ट जोड़कर। तो आप लोगों को वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन कराएंगे सर। ठीक है, तो आपको उसमें इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या हो रहा होगा, यूज हो रहा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कितना सा है, स्पीड निकालने का यूज है बस। ठीक है ना, चलो कर लिया हो तो अगला टॉपिक डालो। लिख लो, अगला टॉपिक डालो, ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन and frequency of incident photon. Frequency of incident photon. Graph between kinetic energy of ejected electron and frequency of incident photon या light. इधर देखो, अपन ने आइंस्टीन की इक्वेशन पढ़ी है, क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या अपन का, एच न्यू टी एच प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे जो ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में बनाना है, देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाना है। तो देखो ये इक्वेशन देख के आपको ये पता लग रहा है नहीं लग रहा कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का जो अपन का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। दिख रहा है ये कैसे होगा, देख लो। देखो मैंने वाई एक्स पर कौन लिया है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने ये लिख लिया एक तरफ, और सबको मैं दूसरी तरफ लेके गया तो क्या बना, देखो एच न्यू माइनस कितना, एच न्यू टी एच।
अब वाई एक्स पर मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए मैंने क्या लिख दिया, वाई, और एक्स अक्ष पर मैंने क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी, तो इस न्यू को मैंने क्या लिख दिया, एक्स, और इसके साथ में जो लिख रहा है उसको मैंने क्या लिख दिया, एम, और माइनस ये क्या हो गया अपन का, एच न्यू टी एच। तो फाइनली जो अपन की इक्वेशन बन रही है कैसी बन रही है, बाई बराबर एम एक्स माइनस एच न्यू टी एच। बताओ ये वाली वैल्यू किसी दी गई मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी या नहीं होगी, होगी, कांस्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिख दूं, सी। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है किसकी होती है, अपन की स्ट्रेट लाइन की। बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बताओ, ऐसा ही तो बनेगा, बना लो। अच्छा यदि मैं आपसे ग्राफ पूछता कि न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बनाओ, तब कैसा बनता, भाई अभी सी अपन का कैसा है, नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में यदि मैं बनाता तो सी कैसा हो जाता, पॉजिटिव। तो उस वाली कंडीशन में जो ग्राफ बनता कैसा बनता, ऐसा बनता। तो दोनों बना लो। बताओ काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में यदि मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना होगा बताओ अपन का, स्लोप कितना अपन का, h। और इस वाले ग्राफ में यदि स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना होगा बताओ, इसमें कितना होगा, बताओ कितना होगा। अच्छा इसमें ये सी की वैल्यू कितनी है अपन की, कितनी है, 5 के बराबर, और इसमें सी की वैल्यू कितनी है, ये कितनी आएगी, इसमें सी की वैल्यू यही आएगी ना, लिख लो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं ग्राफ पर इसमें। तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्लोप क्या रहेगा, ठीक है। कर लिया, चलो अब मुझे एक चीज बताओ, देखो माना कि आपको एक ये मटेरियल दे रखी है, ठीक है, ये रही। अब मुझे एक बात बताओ कि इस वाली पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी या फिर वेरिएबल होगी। भाई इस वाली मटेरियल पर माना कि मैं लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं, एक बार जो मैं करवा रहा हूं वो λ1 वेवलेंथ वाली करवा रहा हूं, तब इसका जो वर्क फंक्शन आपको दे रखा कितना दिया, फाई। अब मैं बोल रहा हूं कि इस पर मैंने जो लाइट इंसिडेंट करवाई है उसकी वेवलेंथ λ2 हो गई, तो बताओ इसका फाई में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो वर्क फंक्शन होता है या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है अपन की, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, लिखो
देखो टू डिफरेंट वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, टू डिफरेंट वेवलेंथ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, टू डिफरेंट वेवलेंथ lambda 1 and lambda 2 falls on a surface then the ratio of a maximum kinetic energy of ejected electron, then the ratio of a maximum kinetic energy of electron in both condition is a, इसको बोलते हैं अपन नीटा, ईटा नीटा कुछ भी बोल दो इसको। आगे लिखो फाइंड आउट वर्क फंक्शन, फाइंड आउट वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस, फाइंड आउट वर्क फंक्शन फॉर द सरफेस। करो। वर्क फंक्शन बताना है। क्वेश्चन पढ़ो, रेशो किसका दिया है? हाँ एक ही है, यही तो पहचानना था उसमें, और क्या क्वेश्चन में जो मेरे से पूछ लिया। देखो केस 1 क्या दे रखा है अपन को कि ये कोई मेटल सरफेस है, इस वाली मेटल सरफेस पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 1। और आपको दिया हुआ कि लैम्डा 1 जब वेवलेंथ है तो उस कंडीशन में जो अपन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी मैंने माना कि कितनी है? Ke1। और केस 2 क्या दिया है आपको कि वही मेटल सरफेस है, यही वाली, इस पर लैम्डा 1 की जगह मैंने अब कौन सी वाली लाइट गिराई है? लैम्डा 2 वाली। तो इस वाली कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन अपन के इजेक्ट हुए हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो मैंने मान ली कितनी है? Ke2। अब आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि Ke1 और Ke2 का जो रेशो है वो कितना दिया हुआ है? ये बताओ। मटेरियल यदि सेम है तो इस वाली कंडीशन में यदि इसका वर्क फंक्शन मैं आपसे पूछूं तो कितना होगा बताओ? मैंने माना कि कितना है? 5। तो बताओ इस वाले का वर्क फंक्शन भी कितना होगा अपन का? 5। क्योंकि वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यदि ये सेम है मतलब 5 कैसा होगा अपन का? सेम। तो कर लो, बताओ इस वाले केस में यदि मैं काइनेटिक एनर्जी 1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो काइनेटिक एनर्जी 1 कितना होगा? Sc अपॉन लैम्डा 1 माइनस कितना हो जाएगा? 5। और Ke2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन की? Sc अपॉन लैम्डा 2 माइनस कितना? 5। इन दोनों का रेशो निकाल के उसको किसके बराबर कर दो? ईटा के बराबर कर दो और आ जाएगा। हाँ तो ये तो मैंने ऐसी जनरल करवा दिया है। माना कि आपको ऐसी कोई मैथमेटिकल वैल्यू दे देता लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की, तो आप निकाल पाते या नहीं निकाल पाते? मटेरियल का वर्क फंक्शन निकाल लेते ना? कर लो।
कर लिया? कर ले भुवनेश, करे। अब तो सही है ना, बेचैन थोड़ी है तू। तो अब सही है ना, अब कर ले या क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो करना। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। केस बना आपको ऐसा दिया हुआ है, देखो कि ये कोई अपन की मेटल सरफेस है। इस वाली मेटल सरफेस पर ये लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है अपन की, एफ। और एफ फ्रीक्वेंसी की जब लाइट इंसिडेंट होती है तब जो अपन के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो दे रखी है आपको, माना कि कितनी, के। और केस नंबर 2 क्या दिया आपको, देखो कि वही सेम मटेरियल है अपन की, ये कैसी है दोनों अपन की, सेम। अब मैंने जो लाइट इंसिडेंट करवाई है इस पर, वो है 2f फ्रीक्वेंसी की। और इस वाली कंडीशन में जो अपन के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने मान ली कितनी है, k डैश। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। k डैश बराबर 2k, k डैश इज ग्रेटर देन 2k, k डैश इज लेस देन 2k, k इज ग्रेटर देन 2k। क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? गेट लगा दे। अब तसल्ली से बैठ के क्वेश्चन करें। हाँ कर ले आए। क्या आया आंसर, क्या आया तेरा? हाँ तो कर तो फिर। बताओ किसी ने कर लिया हो तो क्या आंसर आ रहा है? हाँ देख लो क्या निकालना है। मैंने इनमें से पूछा, इनमें से कौन सा आंसर सही है, मैंने रेशो तो नहीं पूछा। बताओ कौन सा है। फर्स्ट। बी किस किस का आ गया? इधर लड़कियों में। किसी ने नहीं किया लड़कियों में? मैच नहीं, ये तो अपन क्लास में कर रहे हैं, एग्जाम थोड़ी है, अपन को तो एकदम तरीका से करना है, लॉजिक होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है।
इधर देखो जिनसे नहीं हुआ हो। हाँ सही है इधर देखो, मैं मान लेता हूं कि ये जो आपको मटेरियल दिया है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, मैथमेटिकल वैल्यू लेके। ये जो मटेरियल दिया है इसका वर्क फंक्शन मैं मान लेता हूं, माना कि कितना है, थोड़ी देर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इस फ्रिक्वेंसी के कारण जो इस फोटोन की एनर्जी है, वो एनर्जी मैंने मान ली, माना कि कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इतनी फ्रिक्वेंसी मानी है मैंने कि उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जब रख रहा हूं तो मेरी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ ये वाली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो ये कितनी होगी अपन की, भाई फ्रिक्वेंसी डबल है तो बताओ एनर्जी भी क्या होगी अपन की, डबल होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ इस वाली कंडीशन के लिए जब मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी होगी, बताओ, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी माइनस क्या है, वर्क फंक्शन। तो वो जब मैं एनर्जी निकालूंगा तो कितनी आ रही है अपन की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है नहीं आ रही। ऐसे जब मैंने यहां पर एनर्जी निकाली इन कंडीशन के लिए, जो मैंने मानी हुई कंडीशन है उनके लिए, तो यहां पे कितनी आ रही है अपन की, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही है नहीं आ रही। चलो एक तो मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया, और दूसरा ले लेता हूं। माना कि मैंने मान लिया कि एनर्जी कितनी है अपन की फोटोन की, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई अपन को एनर्जी जो है वो तो कितने से ज्यादा माननी है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा माननी है, तभी तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या आ पाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ पाएगी। तो मैंने मान ली कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बताओ इस वाली कंडीशन में कितनी होगी, उसमें 3 मानी है तो 6। अब बताओ यहां पे यदि मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूं सेकंड कंडीशन के लिए तो कितनी आ रही है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर यदि काइनेटिक एनर्जी निकालूं तो कितनी आ रही है, देखो कितनी आ रही है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप लोग और भी वैल्यू मान सकते हो। अब बताओ ये जो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से जब मैंने k और k डैश की वैल्यू निकाली, अब उन दोनों का मैं कंपैरिजन करूं तो बताओ कैसा कंपैरिजन अपन का सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन में से सेकंड हो रहा है। ये तो हो गया अपन का मैथमेटिकल वैल्यू एग्जाम्पल मान के करने का तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है, देखो मटेरियल सेम है तो दोनों का अपन का वर्क फंक्शन कैसा होगा, सेम होगा। तो इसका भी मैंने फाई मान लिया और इसका भी क्या मान लिया मैंने, फाई। बताओ इस वाली कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी अपन की, एच एफ माइनस फाई, यही तो होगी। और इस वाली कंडीशन में जो अपन की काइनेटिक एनर्जी होगी के डैश, वो कितनी होगी, 2 एच एफ माइनस कितना, फाई। होगी या नहीं होगी, बताओ। ये जो अपन की इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, बताओ 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2k इज इक्वल टू कितना, 2 एच एफ है माइनस कितना, 2 फाई। देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 2k बराबर 2 एच एफ माइनस फाई माइनस फाई। बताओ 2 एच एफ माइनस फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, k डैश। तो देखो कितना आ रहा है, के 2k बराबर, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, k डैश, और ये क्या हो गया, माइनस फाई। तो बताओ k डैश बराबर कितना है, देखो 2k प्लस फाई। बताओ k डैश की वैल्यू 2k से ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। और कितनी ज्यादा है, फाई ज्यादा है। तो कैसा लिखेंगे कि k डैश इज ग्रेटर देन क्या अपन का, 2k। कर लो। एच एफ की वैल्यू नहीं, ये तो मुझे कैसे पता लगेगा। एच एफ की वैल्यू के से ज्यादा होगी, हाँ तो एच एफ की वैल्यू तो के से ज्यादा ही होगी, इसमें क्या है, वो तो इक्वेशन से भी पता लग रहा है अपन को। अब देखो अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उस पर बेस्ड अपन ने क्वेश्चन कर लिया, ऐसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। अब अगला कंसेप्ट देखो इसमें,
इधर देखो, मैंने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे कौन कौन सी बातें पता लगी। मुझे ये 2-3 बातें पता लगी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टाइम डिले प्रोसेस नहीं होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इंटेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी या फिर नंबर ऑफ फोटोन पर क्या डिपेंड नहीं करता। उस वाली कंडीशन में मैंने एक्सपेरिमेंट में लाइट को कैसा माना था, पार्टिकल नेचर की माना था। अब आपके दिमाग में ये वाली बात भी तो आनी चाहिए कि सर यदि हम पार्टिकल नेचर नहीं मानते, वेव नेचर मान लेते तो क्या होता, तब अपन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाता या नहीं हो पाता। तो 2-3 बातें अपन ने सीखी वहां से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब टाइम डिले प्रोसेस नहीं होगा। उस वाली कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। अब देखो, यदि मैं पार्टिकल नेचर की बजाय वेव नेचर मान लूं, अच्छा पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में अंतर क्या बताओ। पार्टिकल नेचर में तो क्या है, बंडल्स की फॉर्म में एनर्जी आती है, और वेव नेचर में कैसी एनर्जी आती है, कंटिन्यूअस एनर्जी आती है। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि ये जो अपन की मेटल है, इस वाली मेटल का वर्क फंक्शन कितना अपन का 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा मैंने मान लिया। अब इस मेटल के अंदर अपन के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपन के कब इजेक्ट होंगे बताओ, तब इनके पास है कम से कम कितनी एनर्जी होगी अपन की, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, तब जाके ये क्या करेंगे, एमिशन करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ कि अभी तक जो अपन ने पार्टिकल नेचर माना था उसमें तो क्या है, एक फोटोन आता था जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी होती थी, उसको इलेक्ट्रॉन क्या एब्जॉर्ब करता था, और उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां पे निकलता था, बाहर निकलता था। अब अपन की वेव आ रही है, मतलब कंटिन्यूअस एनर्जी आ रही है। बताओ, कंटिन्यूअस यदि एनर्जी आ रही है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, बंडल्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही थी, तब तो इलेक्ट्रॉन ने क्या एक बार एनर्जी ले ली, ठीक है। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद दोबारा एनर्जी थोड़ी लेगा, एक बार जितनी ले ली उतनी ले ली, दोबारा नहीं ले रहा है। पर कंटिन्यूअस एनर्जी यदि आ रही है तो इलेक्ट्रॉन बताओ कंटिन्यूअस एनर्जी ले सकता है नहीं ले सकता, ऐसे मुंह फाड़ के बैठ जाएगा अंदर, हाँ आ जा भैया। तो एनर्जी आ रही है लगातार, बताओ लगातार एनर्जी आ रही है। जैसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। मतलब है यदि मैं वेव नेचर मान रहा तब भी इलेक्ट्रॉन अपन का इजेक्ट तो हो रहा है, पर मुझे होता उस वाली कंडीशन में तुरंत हो रहा है या फिर थोड़ा सा उसको टाइम लग रहा है। टाइम लग रहा है भाई, इस इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तक पहुंचने के लिए उसको एनर्जी तो एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसमें कुछ न कुछ क्या लगेगा उसके लिए, टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन तो इजेक्ट हो रहा है पर उसमें क्या लग रहा है, टाइम। और टाइम यदि लग रहा है तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है क्या, नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट तो हो जाएगा पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, नहीं होगा। दूसरी बात, यदि मैं वेव नेचर मान रहा हूं तो मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन का जो एमिशन है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। इंटेंसिटी का मतलब टोटल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा, कर रहा है भाई। इस वाले इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी जब 4 हो जाएगी तभी क्या करेगा, ये निकल जाएगा। मतलब यदि मैं वेव नेचर मानता तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन का एमिशन किस पर डिपेंड करता, टोटल एनर्जी पर। जबकि मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से वहां पे देख लिया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का एमिशन किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंटेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सब अपन ने पढ़ने के बाद एक थ्योरी दी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट के कौन से नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि बताओ वेव नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि वेव लेंगे तो अपन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उस वाली कंडीशन में टाइम डिले प्रोसेस हो रहा है। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में टाइम डिले होता है क्या, नहीं होता, वो तो तुरंत होने वाला प्रोसेस है वो तो। और वेव नेचर यदि लेते तो मुझे बताओ उसमें टोटल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन का एमिशन, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का एमिशन टोटल एनर्जी पर डिपेंड करता था क्या, नहीं करता था। तो ये आपको याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट के कौन से नेचर को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो कौन सा अपन का, पार्टिकल नेचर, ठीक है। वेव नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो ये आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो, लिखो क्वेश्चन।
देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन एक्सप्लेन्ड, photoelectric effect can be explained by which nature of light? लिख लो आंसर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, particle nature of light we cannot explain, we cannot explain by using wave nature of light. क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए अगला क्वेश्चन लिख लो। एक और लिखो, थ्री मेजर फैक्टर, क्वेश्चन लिखो, थ्री मेजर फैक्टर of the photoelectric effect of the photoelectric effect, three major factor of the photoelectric effect cannot explain in terms of the wave theory of light. वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बताओ कौन कौन से वो फैक्टर है। एक तो टोटल एनर्जी प्रॉब्लम है और एक टाइम डिले, और कौन सा हो सकता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, यदि अपन वेव नेचर को मानते तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन का एमिशन जो है वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता क्या? नहीं करता भाई। किस पर डिपेंड कर रहा है? टोटल एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? लैम्डा और न्यू की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लिख लो आंसर में, पहला लिखो इंटेंसिटी या फिर टोटल एनर्जी प्रॉब्लम, इंटेंसिटी या टोटल एनर्जी प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या होता कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मुंह फाड़ के बैठ जाता कि आने दो भैया, 4 हो जाएगी, जब तक ट्राई करते हैं 4 हुई और वो क्या करता, कोशिश निकलने की कोशिश करता। दूसरा लिख लो टाइम डिले प्रॉब्लम, दूसरा लिख लो टाइम डिले प्रॉब्लम, टाइम डिले प्रॉब्लम, और तीसरा लिख लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ प्रॉब्लम, टाइम डिले। तीसरा लिख लो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को ही एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके ये कारण है। ठीक है ना? अब इधर देखो,
अगला टॉपिक डालो पॉजिटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। इधर देखो, देखो मैंने कल इसका यूज बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज कहां पर है अपन का, सोलर पावर प्लांट में। ठीक है, तो इधर देखो सोलर पावर प्लांट में कैसे यूज है उसका। अपन जो सोलर पावर प्लांट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करते हैं वो किस तरीके से करते हैं वो देखो। इसमें अपन दो टर्मिनल लेते हैं, एक तो होता अपन का कैथोड और एक होता अपन का कौन, एनोड। और इसको अपन एक ग्लास की ट्यूब में क्या बंद कर देते हैं इस तरीके से। और ये मैंने एक विंडो बना रखी है, इस वाली विंडो से अपन की क्या आ रही है, लाइट रे आ रही हैं ऐसे, और किस पर जाके गिर रही हैं, कैथोड पर। अच्छा, कैथोड क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं अपन के, निकलते हैं। एनोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है अपन का, एब्जॉर्ब करता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड। तो कैथोड मैंने मेटल का बनाया हुआ है, ठीक है। इस पर जो अपन की लाइट की रे आएंगी, ये लाइट की रे जो आ रही है इनकी वेवलेंथ मैंने मान ली कितनी है, लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, म्यू। फ्रीक्वेंसी जो है म्यू, वो ये जो कैथोड मटेरियल है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कैसी अपन की ज्यादा, और लैम्डा जो है वो अपन की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कैसी अपन की कम, तभी तो अपन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, निकलेंगे। अब देखो, अब मुझे तो क्या चाहिए भाई, पावर प्लांट में अपन क्या क्या लेते हैं, करंट लेते हैं भाई, करंट फ्लो करवाते हैं। तो मुझे इसमें क्या करवाना है, करंट का फ्लो करवाना। तो उसके लिए मुझे सर्किट को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो देखो मैंने सर्किट कंप्लीट कर दी इस तरीके से। यहां पे एक बैटरी जुड़ी हुई है अपन की, और इधर मैंने क्या लगा रखी है कि स्विच लगा रखा है, ठीक है। अच्छा, कैथोड और एनोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैंने यहां पर एक क्या लगा रखा है, वोल्टमीटर। और सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए मैंने क्या लगा रखा है, एमीटर। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, इधर देखो, मुझे बताओ कि इस कैथोड से जो अपन के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम है या अलग अलग हो सकती है। मैं बोल रहा हूं कैथोड से जो अपन के इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा उन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या अलग अलग हो सकती है। यार मैंने तो ऐसा लग रहा है मैंने बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस पूछ ली तुमसे। क्यों होगी सेम। अच्छा इधर देख, काइनेटिक एनर्जी की रेंज नहीं बताई मैंने, कहां से कहां तक होती है, 0 से और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होती है। सेम होती तो फिर मैं उस रेंज को क्यों बताता। अच्छा इधर देख, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है मेटल के अंदर। हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन तो डायरेक्ट निकल रहा है, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर उधर गया फिर निकला है, कुछ एनर्जी को मतलब अंदर ही क्या है, लूज करके आ गया है। तो मुझे बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन की और इस वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या, नहीं होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से, इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन अपन के इजेक्ट कर रहे हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या, नहीं होगी। ऐसे ही ये जो कैथोड मटेरियल बनी हुई है इस पर जब मैंने लाइट रे इंसिडेंट करवाई तो इससे जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, डिफरेंट होगी। माना कि वो काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, कहां से कहां तक है, 0 से और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जो जस्ट यहां पर ही आके रुक गया होगा,
और किसी इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, मतलब वो वाला इलेक्ट्रॉन कहां तक पहुंच गया होगा, कहीं यहां तक पहुंच गया होगा। और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मैं मान लेता हूं जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कहां तक पहुंच जाता है अपन का, एनोड तक। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो अपन की कैथोड मटेरियल है, इससे जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचे क्या, नहीं पहुंचे। कुछ इलेक्ट्रॉन कहां पर रह गए अपन के, ऐसे बीच में। तो बीच में जो ये इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उनको अपन बोलते हैं स्पेस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, स्पेस इलेक्ट्रॉन। पर मुझे तो क्या करना है, ये सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचाने हैं, एनोड पर पहुंचाने हैं। मतलब मुझे सर्किट में जो करंट फ्लो करवाना है, कैसा करवाना है, ज्यादा से ज्यादा करवाना है। तो सर्किट में यदि मुझे ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करवाना है तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचने चाहिए, एनोड पर पहुंचने चाहिए। भाई इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे तभी तो ये वाली सर्किट कंप्लीट होगी इलेक्ट्रॉन के लिए। और क्या फ्लो होगी अपन की, करंट फ्लो होगी। और ज्यादा से ज्यादा करंट कब फ्लो होगी, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे तब। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो स्पेस इलेक्ट्रॉन थे इनको मैं एनोड पर कैसे पहुंचा सकता हूं। मैं जो लाइट इंसिडेंट करवा रहा हूं उसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, उसको मुझे चेंज नहीं करना है। ये कोई तरीका थोड़ी ट्यूब तो बंद है एकदम। तो बताओ बताओ। अच्छा, किसी के भी दिमाग में ये नहीं आ रही कि सर कैथोड और एनोड के बीच में इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दो जिससे कि कैथोड और एनोड के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर हो, एनोड से कैथोड की तरफ। ये वाली बात किसी के दिमाग में नहीं आ रही, अब आ गई अब बताओ। चलो मैंने बता दी कि ये इलेक्ट्रॉन मुझे यहां तक कैसे लेके जाना है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जनरेट करना है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कैसे होगा, एनोड से कैथोड की तरफ। जब एनोड पर अपन का पोटेंशियल कैथोड पर पोटेंशियल से कैसा हो जाएगा, ज्यादा। उस वाली कंडीशन में जो अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो कैसा होगा, एनोड से और कैथोड की तरफ होगा। अब मुझे बताओ एनोड पर पोटेंशियल कैथोड से ज्यादा मैं कैसे करूं। ये जो बैटरी मैंने जोड़ रखी है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैं किससे जोड़ दूं, एनोड से, और नेगेटिव टर्मिनल को किससे जोड़ दूं मैं, कैथोड से। तो देखो इस स्विच को मैंने क्या कर दिया है, ऑन कर दिया है। और ये जो बैटरी जोड़ रखी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल मैंने किधर जोड़ दिया है, इधर एनोड की तरफ, और नेगेटिव टर्मिनल किधर जोड़ दिया मैंने, कैथोड की तरफ। बताओ जैसे ही मैंने ये जोड़ा तो मुझे बताओ इस कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा, होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि क्रिएट हो रहा है तो मुझे बताओ साथ में मुझे क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलेगा। बताओ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी अपन की, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। बताओ जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर, ये इलेक्ट्रॉन तो कैसा है, फ्री, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, एनोड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये स्पेस इलेक्ट्रॉन यदि अपन के कहां पे पहुंच जाएंगे, एनोड की तरफ पहुंच जाएंगे, तो मुझे बताओ सर्किट में मुझे ज्यादा से ज्यादा करंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये जो मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया है किसके लिए, इस स्पेस इलेक्ट्रॉन को एनोड तक पहुंचाने के लिए, इस पोटेंशियल को अपन बोलते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। बताओ ये समझ में आया है नहीं आया आपके। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या होता है, स्पेस इलेक्ट्रॉन को कैथोड से एनोड तक पहुंचाने के लिए जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। बताओ पॉजिटिव पोटेंशियल में बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, एनोड से, नेगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा होता है, कैथोड से।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किधर से किधर होती है, एनोड से कैथोड की तरफ। क्लियर है वाली बात? मैं लिखा दूं अब इसको। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम बनाओ ये। ज्यादा चार्ज पहुंचेगा। हाँ तो नहीं, एक्स्ट्रा सर्किट थोड़ी है भाई। पहले तो माना कि पर सेकंड 1 इलेक्ट्रॉन ही जा रहा था, अब पर सेकंड माना कि 100 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो बताओ करंट की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? किसके बीच में? ये वाला। हाँ हाँ, यही तो लगा रहे हैं अपन। हाँ तो बैटरी तो लगानी पड़ेगी, सर्किट इससे तो कंप्लीट हो रही है। हाँ हाँ। काम तो बाहर अपन कहीं पे ले रहे होंगे, वो तो अपन ने आउटपुट बना रखा होगा, वो तो कहीं, वो तो आउटपुट अपन ने कहीं बना रखा, माना कि वो तो ये बना दिया, लो यहाँ से जा रही है। हाँ ऐसे, वो तो आउटपुट बना रखा अपन ने। तो ये डायग्राम में दोबारा बनाऊं या बना लोगे आप इसको ही? बना लेंगे। ये लिख लेना इसमें स्पेस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब ठीक है। बनाओ इस सुंदर सा डायग्राम बनाओ एकदम। जल्दी बनाओ, फिर इसकी डेफिनेशन लिख लो। अरे आपको पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब समझ में आया नहीं आया? ऐसा पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कैथोड से एनोड तक जाने में, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल। अच्छा, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा? जो अपोज करेगा। डायग्राम बना लिया हो तो लिख लो इसकी डेफिनेशन। लिखो, पॉजिटिव पोटेंशियल मीन्स, positive potential means potential of anode, potential of anode start pulling electron, start pulling electron from space, from space electrons. अगला लिख लो, ये भी लिख लेना कि पॉजिटिव पोटेंशियल में जो होता है अपन का एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, और कैथोड कैसा रहता है अपन का, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है। ये लिख लेना।
एक और लिख लेना इसमें, ड्यूरिंग पॉजिटिव पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यूरिंग पॉजिटिव पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक लाइन और लिख लो, बाय अप्लाइंग पॉजिटिव पोटेंशियल by applying positive potential we can increase current in the circuit। अगला डाल लो नेगेटिव पोटेंशियल। अब नेगेटिव पोटेंशियल की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, नेगेटिव पोटेंशियल के बारे में लिख सकते हो आप लोग। अपन के काम की जो ज्यादा चीज है वो कौन सी है, नेगेटिव पोटेंशियल, क्योंकि अपन को प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट करना है कि इस कैथोड से जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उस इलेक्ट्रॉन की वो काइनेटिक एनर्जी है कितनी, मुझे वो प्रैक्टिकली निकालनी है। तो प्रैक्टिकली कैसे निकालूंगा कि अच्छा ये मुझे पता कि भैया नेगेटिव जो अपन का पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का एनोड की तरफ जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मुझे एक बात बताओ कि ये माना कि अपन का कोई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, अब इस इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है कितनी वो मुझे निकालनी है। तो बताओ वो कैसे निकालूंगा, एक मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा इस पर और उस पोटेंशियल की वैल्यू मैं इतनी रखूंगा कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है ये कहां पर नहीं पहुंच पा रहा है, एनोड पर नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस वाली कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा उसके कारण जो एनर्जी होगी वो मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी या नहीं होगी। भाई वो वाली एनर्जी है इलेक्ट्रॉन पर जो उसका क्या कर रही है, एनोड की तरफ आने का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। माना कि मैंने वो नेगेटिव पोटेंशियल बी अप्लाई कर दिया, इस बी वोल्टेज के कारण, नेगेटिव वोल्टेज के कारण बताओ ये इलेक्ट्रॉन यदि यहां तक नहीं आ रहा है, मतलब मैंने अपोजिट डायरेक्शन में कितनी एनर्जी अप्लाई की है, ई इंटू बी। कितनी एनर्जी अप्लाई की है, ई इंटू बी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में यदि मैं इतनी एनर्जी यदि लगा दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपन का एनोड तक आके नहीं पहुंचेगा। मतलब ये E इंटू बी कम से कम किसके बराबर होनी चाहिए, इस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। यदि E इंटू बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम हुआ तो बताओ ये अपन का इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता है, पहुंचने के चांसेस हैं उसके। तो अपन के काम की जो बात है कौन सी है, नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, तो अगला डाल लो नेगेटिव पोटेंशियल। क्या हाँ, तो मुझे तो यही तो देखना है कि कैथोड से जो मैक्सिमम काइनेटिक, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अपोज करेगा। अब मुझे प्रैक्टिकली ये कैलकुलेट करना है कि इस कैथोड से जो अपन के इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मुझे प्रैक्टिकली निकालना है। समझे? अब प्रैक्टिकली निकालना तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा। भाई मेरा टारगेट क्या है कि कैसे भी करके वो नेगेटिव, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर नहीं पहुंचे, एनोड पर नहीं पहुंचे। यदि मैंने उसको ही रोक दिया तो बताओ सारे और इलेक्ट्रॉन तो रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, रुकेंगे। और तो भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यदि मैंने एनोड पर पहुंचने से रोक दिया तो था और सब रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, रुकेंगे। और तो मुझे तो उस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है।
तो मैंने माना कि वो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया कितना बी। जब बी पोटेंशियल लगा दिया तो उसके कारण इधर अपन का क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस वाली डायरेक्शन में। इस वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इधर, मतलब इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये बी इतना लगाया है कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी नहीं आया, यहीं पर रह गया ये। इसका मतलब ये बी मैंने कितना लगाया होगा, इस बी के कारण जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली होगी अपोजिट डायरेक्शन में कितनी मिली होगी, ई इंटू बी। अब ये ई इंटू बी किसके बराबर होनी चाहिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, तब जाके वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। नहीं आया ये समझ में? चलो वो अभी बाद में अपन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तब देखेंगे, अभी तो आप नेगेटिव पोटेंशियल हेडिंग डालो। हाँ रिवर्स बताओ, नेगेटिव पोटेंशियल क्या होगा, लिख लो, आउटलाइन लिख लो। इलेक्ट्रॉन का अपोज करेगा, लिख लो एक तो, इट अपोज द इलेक्ट्रॉन टू रीच एनोड बताओ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो सर्किट में करंट इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो लिख लो, ये भी लिख लो, ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल करंट इन सर्किट विल बी डिक्रीज, नेगेटिव पोटेंशियल करंट इन सर्किट विल डिक्रीज। बताओ नेगेटिव पोटेंशियल के केस में एनोड कौन से टर्मिनल से जुड़ा होगा, नेगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड कौन से जुड़ा होगा अपन का, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी के से। लिख लो ये भी। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लिख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब आगे चल के इस नेगेटिव पोटेंशियल को मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके केस में बोलूंगा, जब मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करना है, स्टॉप करना है, ये रोकना है, उस वाली कंडीशन में जो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे अपन।